जब भी बाजी लगाइए दिल और दिमाग की, ये जरूर सोचिए कि बात पैसों की है या फिर रिश्तों की। अमीर बनने का मतलब ये नहीं होता कि आप इमोशनलेस हो जाए। अमीर बनने का ये मतलब नहीं होता कि आप अपने रिश्तों को छोड़ दें। अमीर बनने का ये मतलब नहीं होता कि 24 घंटे आप सिर्फ फायदा उठाने की बात सोचें। अमीरी तो एक सोच है। रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत ही खूबसूरत एक अपना इंसिडेंट शेयर करते हैं कि उनके जो पुअर डैड थे, जो कि एक स्कूल में पढ़ाते थे, उन्होंने बहुत मेहनत करके पाई पाई जोड़कर एक घर बनाया था, जिसे वो हमेशा कहते थे कि ये मेरी संपत्ति है। रॉबर्ट टी कियोसाकी जब अपने रिच डैड की संगत में आए, तब उन्होंने जाना कि संपत्ति और दायित्व में डिफरेंस क्या है, एसेट और लाइबिलिटी में डिफरेंस क्या है। और तब वो हमेशा अपने डैड को बोलते, डैड, ये जो आपने लिया है ये आपका एसेट नहीं, ये आपकी लाइबिलिटी है। और इस बात पे वो दोनों घंटों बहस किया करते थे। और लाइबिलिटी और एसेट के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वो उन्हें वही सारी बातें एक्सप्लेन करते, जैसे कि एसेट वो होता है जो आपको कमा के देता है, जिस पे आपको और खर्च नहीं करना होता। और लाइबिलिटी वो है जिसमें 75 तरह के खर्च होते हैं। हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन कुछ ना कुछ आपकी जेब से जा ही रहा होता है। आगे रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जब भी लोग उनसे बात बात पर बहस करते हैं कि उनका घर संपत्ति क्यों नहीं है, तो वो जानते हैं कि बहुत से लोग ये बात अपने दिमाग से नहीं, अपने दिल से कह रहे हैं। क्योंकि किसी के लिए भी अपना घर बनाना सबसे बड़ा सपना होता है, और इसीलिए वो उसमें अपने पैसे लगाते हैं। अपने घर का मालिक होने से ज्यादा अच्छा कुछ भी महसूस नहीं होता है। पर दिल और दिमाग के बीच लायबिलिटी और एसेट्स के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी एक और बात कहते हैं। वो इस तरह समझाते हैं कि मान लीजिए वो और उनकी पत्नी एक बड़ा सा घर खरीदते हैं, तो होगा क्या कि उसमें उनके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, जो कि शायद फिजूल ही हो। हालांकि बहुत सारे लोग इस बात से अग्री नहीं करेंगे, सहमत नहीं होंगे, क्योंकि घर एक भावनात्मक चीज है, इमोशन है, और इमोशन हमेशा दिमाग पर भारी पड़ता है। जब भी लोग दिल से सोचते हैं तो दिमाग की बातें उन्हें गलत लगती हैं। पर फिर रॉबर्ट टी कियोसाकी आगे एक्सप्लेन करते हैं कि वो सही कैसे हैं और एक घर एसेट क्यों नहीं है। वो कहते हैं कि जब घर की बात आती है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ज्यादातर लोग उस घर की कीमत चुकाने के लिए जिंदगी भर काम करते हैं। ज्यादातर लोग एक घर खरीदने के कुछ सालों बाद दूसरा घर खरीदते हैं, और हर बार पहले मकान के लिए जो कर्ज वो लेते हैं, उस पर उनके पास हर बार फिर से 30 साल का नया कर्ज आ जाता है। हालांकि लोगों को मॉर्टगेज पेमेंट पर ब्याज के लिए टैक्स में छूट मिलती है, पर वो अपने दीगर खर्चों के लिए टैक्स के बाद मिलने वाले रुपयों का उपयोग करते हैं। अपनी मॉर्टगेज पूरी तरह से चुकाने के बाद भी प्रॉपर्टी टैक्स। उनकी पत्नी के मम्मी डैडी को यह बात सुनकर बहुत धक्का लगा जब उनके घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1000 प्रति माह तक पहुंच गया था। और ये तब हुआ था जब वो रिटायर हो चुके थे। $1000 बहुत बड़ी रकम होती है। अगर हम उसको इंडियन करेंसी में चेक करें तो शायद 70-80 हजार रुपए, या शायद उससे भी ज्यादा। और ये तब हुआ था जब वो रिटायर हो चुके थे। इस बढ़ोतरी से उनका रिटायरमेंट के बाद का बजट जो है वो बिगड़ गया था, और उन्हें अपना वो मकान छोड़ना पड़ा। अच्छा, एक और मिथ है कि घर की कीमत जो है हमेशा बढ़ती रहती है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर्ज लेके घर खरीदा, और वो घर उन्होंने जितने में खरीदा आज उसकी कीमत आधे से भी कम है। इन सब नुकसानों से ऊपर सबसे बड़ा नुकसान क्या है पता है? आपका लिक्विड कैश। वो लिक्विड कैश जो कि किसी सही जगह पर लग सकता था, वो घर में फंस गया। अगर आपका सारा पैसा मकान में फंसा रहता है तो आपको ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपका खर्चा चलता रहे। इस दौरान आपकी संपत्ति वाले कॉलम में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, मतलब आप और कोई एसेट नहीं बना पाते। अगर एक यंग पति पत्नी, यंग कपल शुरुआत में ही अपना पैसा अपने एसेट वाले कॉलम में लगाए, तो उनके आगे के साल बहुत ही आराम से गुजरेंगे, खासकर उस समय जब वो अपने बच्चों को कॉलेज में भेजेंगे। इस दौरान उनकी संपत्ति भी बढ़ जाएगी और उनके खर्चे भी आराम से चलते रहेंगे। तो अगर कम शब्दों में समझे तो ये कि घर खरीदने का फैसला जो है ना, वो बहुत ही खर्चीला होता है। इसके बजाय बेहतर ये होगा कि जल्दी ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना लिया जाए। देखिए, घर खरीदने का असर किसी भी आदमी पर 3 तरह से पड़ता है। पहला,
समय की बर्बादी, क्योंकि इस पूरे दौरान दूसरी संपत्तियों का मूल्य बढ़ चुका होता है। एक्स्ट्रा पूंजी की बर्बादी, एक्स्ट्रा पैसे की बर्बादी जिसे दोबारा निवेश किया जा सकता था, जबकि घर खरीदने के बाद आपको घर से सीधे जुड़े हुए बहुत से खर्च उठाने पड़ते हैं। तीसरा, शिक्षा की बर्बादी। अक्सर ऐसा होता है कि लोग ये मानते हैं कि उनके जो एसेट्स वाले कॉलम में, संपत्ति वाले कॉलम में उनका घर, बचत और रिटायरमेंट प्लान आते हैं। अब क्योंकि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते। इस कारण उन्हें इन्वेस्टमेंट का अनुभव कभी मिल ही नहीं पाता। ज्यादातर लोग कभी एक समझदार इन्वेस्टर नहीं बन पाते, और सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट अक्सर सबसे पहले समझदार इन्वेस्टर्स को बेचे जाते हैं, जो बाद में उन्हें ज्यादा दामों पर सुरक्षित रहने वाले लोगों को बेचते हैं, उन लोगों को बेचते हैं जो रिस्क नहीं उठाना चाहते। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी के जो पुअर डैड थे, जो कि बहुत ही पढ़े लिखे थे, उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट चूहा दौड़ में फंसे व्यक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है। नौकरी की, जिंदगी भर पाई पाई इकट्ठा की, घर खरीदा और उस घर का खर्च चलाने के लिए जिंदगी भर मेहनत करते रहे। उनके खर्च हमेशा उनकी आमदनी से ज्यादा होते थे। और यहाँ पर रॉबर्ट टी कियोसाकी एक बात बहुत अच्छे से समझाना चाहते हैं कि अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो आपके खर्चे कभी भी आपकी आमदनी से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कौन कितना अमीर है, अगर ये जानना है तो समझें कि उसकी कमाई हुई दौलत किसी आदमी की वो योग्यता है जिसके सहारे वो आगे कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। यानी अगर वो आज काम करना बंद कर दे तो वो बिना कमाए कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है, यही उसकी अमीरी है। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि आज की कर्जदार सोसाइटी दो बातें मानती है। पहली ये कि खुद का एक घर होना चाहिए, दूसरी ये कि अगर सैलरी बढ़ गई है तो फिर एक ज्यादा बड़ा घर खरीद सकते हैं। पर ऐसी सोच, ऐसी स्ट्रैटेजी की वजह से परिवार ज्यादा कर्ज में फंस जाता है। लोग बुरी तरह से पैसों की तंगी का सामना करने लगते हैं। वो लोग अपनी जॉब्स में बहुत अच्छी सैलरी उठा रहे होते हैं, लेकिन इस सोच की वजह से वो सेविंग नहीं कर पाते। इसे हाई रिस्क लिविंग या जोखिम भरी जीवन शैली कह सकते हैं। और इसका कारण छोटा सा है, ऐसे लोगों में पैसे की समझ ना होना, पैसे को कैसे मैनेज करते हैं ये पता ना होना। 90s के दशक में जॉब्स में बहुत ज्यादा गिरावट आई थी, रिसेशन आया था, और तब ये बात पता चली कि जो मिडिल क्लास है वो पैसे के मामले में कितना सुरक्षित है। तब से लेकर आज तक बहुत कुछ बदला है। अच्छी बात यह है कि आज लोग ज्यादा अवेयर्ड हैं, उन्होंने सही जगहों पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और म्यूचुअल फंड में लोगों ने ज्यादा इन्वेस्ट इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ज्यादा सुरक्षित है। नौकरी में, टैक्स और मॉर्गेज चुकाने में, अपने बच्चों की कॉलेज की फीस देने के लिए पैसे बचाने में, अपना क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ करने में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। इतना उनके पास वक्त नहीं होता कि वो ये आर्ट सीख ले कि किस तरह से म्यूचुअल फंड लिया जाए या किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो किसी दूसरे को हायर करते हैं, उसकी काबिलियत पर भरोसा करते हैं, और वो जैसा कहता जाता है वो ऐसा करते जाते हैं। क्योंकि जो पढ़ा लिखा मिडिल क्लास वर्ग है, जो कि पैसे को संभालना नहीं जानता, वो हमेशा यही सोचता है जोखिम मत उठाओ, सुरक्षित रहो। और असली प्रॉब्लम यही है कि पैसे की समझ ना होने के कारण लोग खतरों का सामना करते हैं। उनके सेफ रहने के पीछे की इच्छा, यानी हमें कुछ ना हो, उसके पीछे का असल कारण यह होता है कि उनके पास पैसे की तंगी होती है। उनकी जो बैलेंस शीट होती है उसमें खर्चे ज्यादा होते हैं, इनकम कम होती है। या यूं कहें कि उनकी संपत्ति वाला यानी एसेट वाला कॉलम खाली रहता है, तो कोई गलत बात नहीं होगी। और जब सचमुच जिंदगी में वो वंस इन अ लाइफ टाइम वाला मौका आता है ना, तो ये लोग उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं होते इन्वेस्ट करने के लिए। अगर पैसे की समझ आपको है तो आप थोड़ा थोड़ा निवेश करके, बूंद बूंद से सागर भर के अमीर हो सकते हैं। आप सूझबूझ के साथ सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करके अपने 5,000 रुपए को 10 लाख रुपयों में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम सोच की है, ये जो गरीब वर्ग या मिडिल क्लास जो वर्ग है, वो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ही जोखिम भरा मानता है। पर वो ये नहीं जानता कि प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट में नहीं है, प्रॉब्लम उनकी सोच में है, उनकी नासमझी में है। वो ये नहीं जानते कि पैसा कहाँ लगाना है। वो हमेशा अपने पैसों की जिम्मेदारी दूसरों पर लाद देते हैं और उसके लिए खर्च भी करते हैं।
तो अगर आप भी दूसरों की तरह सोचते हैं, घर को एक एसेट समझते हैं, इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, सेफ रहना चाहते हैं, तो ये समझना ज़रूरी है कि आप किसी के लिए काम करते हैं। सैलरी पर काम करने वाले बहुत ज़्यादा लोग मालिक को या फिर अपने शेयर होल्डर्स को अमीर बना रहे होते हैं। एक्चुअली वो उनके लिए काम कर रहे होते हैं। आपकी कोशिशें, मेहनत और सफलता से दरअसल आप नहीं सफल होते, आपका मालिक सफल होता है और उसे उसके रिटायरमेंट के लिए मदद मिल रही होती है। अच्छा, दूसरा, आप सरकार के लिए काम करते हैं। आप समझ सकते हैं कि जब आप काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो उसका एक हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को जाता है। तीसरा, अगर आपके पास घर है जिसे आप अपना एसेट मानते हैं, जो कि दरअसल एक लायबिलिटी है, तो आप बैंक्स के लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उन घरों के ऊपर लोन ले रखा है और वो लोन चुकाने के लिए, क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। तो अगर आप सिर्फ ज़्यादा कड़ी मेहनत से काम करते जाएं, तो समस्या ये है कि तीनों ही मामलों में आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, किसी और को मिलेगा। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपकी ज़्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को फ़ायदा हो। मान लीजिए कि अगर आप ये फैसला कर भी लेते हैं कि आप सिर्फ अपने काम से काम रखेंगे, पर पैसों की समझ न होने के कारण, उसे मैनेज करने की समझ न होने के कारण आपको ये नहीं पता होता कि आपके लक्ष्य को किस तरह से निर्धारित किया जाए। अक्सर लोग अपने प्रोफेशन को बनाए रखना चाहते हैं, अपनी सैलरी के सहारे ही अपनी संपत्ति को, अपने एसेट्स को खड़ा करना चाहते हैं, पर जब उनकी संपत्ति बढ़ती है तो वो किस तरह अपनी सफलता का आकलन करते हैं, कब कोई दूसरा आदमी ये महसूस करता है कि वो अमीर है, कि उसके पास दौलत है, और संपत्ति और दायित्व के बीच का बैलेंस कैसा है, ये सब बातें भी समझना उतना ही ज़रूरी है। तो फिर सवाल वही है कि अमीर कैसे बना जाए। अमीर बनने के लिए आपकी संपत्ति, आपकी सफलता, आपके आसपास का माहौल, आपकी दौलत, इन सब के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने दिमाग को हमेशा खुला रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़िंदगी भर का सब्जेक्ट है। आपको ये सब्जेक्ट ज़िंदगी भर पढ़ना है, सीखना है और अमीरी की राह पर आगे बढ़ते जाना है। आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले न आधी पावे। मुश्किल के दौर में, गरीबी के दौर में अपने आप को कैसे संभाला जाए, अपने आप को कैसे गरीबी से उबारा जाए, इस बात को समझाने के लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन कर्ज लेने के लिए, क्योंकि उनकी माली हालत ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने अपने नए गोल्फ क्लब, आर्ट कलेक्शन, किताबें, स्टीरियो, टेलीविज़न, उनके महंगे कपड़े, घड़ियाँ, जूते और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोन वाले पेपर में, जो संपत्ति वाला कॉलम होता है, उसमें लिख दिया, एसेट्स में लिख दिया और भेज दिया। उन्हें लगा कि मेरे पास इतनी चीज़ें हैं तो लोन अप्रूव हो जाएगा, पर उनका लोन का जो पेपर था, एप्लीकेशन पेपर, वो रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट फिजूल था। लोन कमेटी को वो बात एकदम भी समझ नहीं आई। वो ये जानना चाहते थे कि उनके पास एक नॉर्मल सी नौकरी क्यों नहीं है जिसमें वेतन मिलता है। उन्होंने उनके महंगे कपड़े और महंगे जो खेल का सामान था, उनके बारे में कोई सवाल नहीं किया। जिंदगी में कई बार ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं जब आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल में फिट नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें बड़ा ही अचंभा होता है जब वो किसी को ये कहते हुए सुनते हैं कि उसकी नेटवर्थ करोड़ों रुपए है, लाखों रुपए है, क्योंकि नेटवर्थ के सटीक ना होने का एक खास कारण है। वो ये कि जिस पल आप अपनी संपत्तियों को, एसेट्स को बेचना शुरू करते हैं ना, उनका प्राइस, उनका रेट, उनका दाम बहुत कम हो चुका होता है। ऊपर से उन पर आपको टैक्स भी चुकाना पड़ता है और इतनी सारी चीज़ें आपको पैसे के संकट में डाल देती हैं, गरीबी में फंसा देती हैं। पैसा इकट्ठा करने के लिए वो अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचते हैं, एसेट्स बेचते हैं। पहले तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ बेचते हैं, जो कि सच कहें तो बहुत ही कम बिकती हैं, और अगर बिकती भी है तो उस पर टैक्स होता है। तो इस तरह से एक बार फिर से सरकार फ़ायदे में से अपना हिस्सा ले लेती है, बैंक अपना हिस्सा ले लेता है, और जो काम कर रहा होता है वो कर्ज में डूब जाता है। तो सीख यही है कि इन सारी चीज़ों में फंसने के बजाय अपने काम से काम रखिए। जो कर रहे हैं वो करते चलिए, कुछ भी छोड़िए नहीं, पर हाँ, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके, थोड़ी एक्स्ट्रा समझदारी से, फाइनेंशियल लिटरेसी से पैसों को यूज़ करने का
पैसों को इन्वेस्ट करने का हुनर सीखिए। थोड़ा थोड़ा करके एसेट्स बनाते जाइए, पर हाँ, ऐसी चीजों को खरीदने से बचिए जिनकी कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाती है, क्योंकि ये चीजें कभी भी एसेट्स नहीं हो सकती। गरीबी से बचने का एक दूसरा तरीका यह है कि अपने खर्च कम कर लें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और घटा लें और मेहनत ज्यादा करना शुरू कर दें, जिससे इनकम ज्यादा हो। अब बहुत सारे लोगों को इस बात में कंफ्यूजन हो सकती है कि सही जगह निवेश करने का क्या मतलब है, सही इन्वेस्टमेंट क्या है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि ऐसा काम करें जिसमें आपकी मौजूदगी की जरूरत ना हो। स्टॉक्स, बॉन्ड खरीदें, म्यूचुअल फंड खरीदें, आमदनी देने वाले रियल एस्टेट में खर्च करें, अपने आप को ग्रूम करने में पैसे खर्च करें, एजुकेशन में जैसे कि म्यूजिक, लिखना, पेटेंट, स्पोर्ट्स और ऐसी हर चीज जो कीमती है, जिसे खरीदने के बाद आपको पैसे मिलते हैं, ना कि आपको उसमें पैसे लगाने पड़ते हैं, उस हर चीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात, आप जहां भी इन्वेस्ट करते हैं हमेशा ध्यान रखें कि उस इन्वेस्टमेंट से आपको प्यार हो। जैसे कि रॉबर्ट टी कियोसाकी को इमारतों से और जमीन से प्यार था, तो उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में किया। जब पैसे खर्च ही नहीं करने हैं तो फिर कमाएं क्यों, और ऐसी अमीरी का क्या फायदा? ये सवाल हम सभी के मन में आ सकता है। इस बात पर रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि यह सिर्फ सोच का अंतर है। जो अमीर आदमी होता है वो भी ये चीजें खरीदता है, वो विलासिता की चीजें खरीदता है, लेकिन सबसे बाद में पहले वो ये देखता है कि क्या करने से उसे फायदा हो सकता है और किस चीज की उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। वही उल्टा जो मिडिल क्लास आदमी है या गरीब आदमी है, वो थोड़ा सा पैसा आने पर भी सबसे पहले वो अपने शौक पूरे करता है। घर, हीरे, ज्वेलरी, गाड़ियां, कुछ भी खरीद लेता है। अमीर आदमियों के पास भी ये सब होता है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि वो उधार के दलदल में नहीं फंसते। वो लोग जिनके पास पीढ़ियों से पैसा है, जो लंबे समय से अमीर हैं, वो अपनी अर्निंग वाले कॉलम को सबसे पहले बनाते हैं, उसे सिक्योर करते हैं। उसके बाद उनके एसेट्स वाले कॉलम से जो आमदनी होती है, जो इनकम होती है, उससे वो अपनी लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, एंजॉय करते हैं। गरीब और मिडिल क्लास आदमी अपनी खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर ये चीजें खरीदता है, लोन लेता है। सच्ची लग्जरी असली संपत्ति में निवेश करने और उसे विकसित करने का प्रोत्साहन देती है, उसे बढ़ावा देती है। रॉबर्ट टी कियोसाकी इस बात को एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि जब उनकी वाइफ और उनके पास उनके अपार्टमेंट से अतिरिक्त पैसा आने लगा, रेंट या कुछ भी, तब वो बाजार गए और उन्होंने अपने लिए एक महंगी गाड़ी खरीदी। इसमें जरा सी भी मेहनत नहीं लगी या जोखिम नहीं था, क्योंकि वो पैसा उन्होंने अपनी सेविंग्स से नहीं बल्कि अपार्टमेंट हाउस के इनकम से खरीदा था। पर इसके लिए उन्होंने 4 साल तक इंतजार किया, पेशेंस के साथ थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते रहे, और जब रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बढ़ा तो आखिरकार वो उन्हें इतना पैसा दे गया कि एक महंगी कार खरीदी जा सके। ज्यादातर लोग अक्सर इच्छा जागने पर बिना सोचे समझे जाते हैं और कर्ज पर कार या कोई और चीज खरीद लाते हैं। हो सकता है कि वो अपनी जिंदगी से ऊब चुके हों या उन्हें सिर्फ एक नए खिलौने की जरूरत हो, पर कर्ज पर ऐसी चीज खरीदने से देर सवेर वो आदमी उस चीज से चिढ़ने लगता है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उससे उसमें मजा नहीं आता, क्योंकि उस चीज को खरीदने के लिए जो कर्ज लिया गया है वो उस आदमी के सर पर भार बन जाता है। अगर एक बार आप अपने बिजनेस को बनाने, उसमें इन्वेस्ट करने का समय निकाल लेते हैं, तो फिर आप उसमें जादू की छड़ी भी घुमा सकते हैं, जो अमीरों का सबसे बड़ा राज है। और ये राज अमीरों को भीड़ से अलग रखता है, या यूं कहें कि भीड़ से आगे रखता है। जो अपने काम से काम रखते हैं, अपने काम में फोकस्ड रहते हैं, और ये उन्हीं को मिलता है जो अपने काम में पूरा मन लगाते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, वो लोग अमीर बन जाते हैं। अगर मिल के चला जाए तो तूफानों को भी शिकस्त दी जा सकती है। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने बचपन का एक किस्सा सुनाते हैं। कहते हैं कि मुझे याद है, हमें स्कूल में रॉबिन हुड और उनके सुखी गिरोह की कहानी बताई गई थी। मेरे स्कूल टीचर का मानना था कि ये केविन कॉस्नर की तरह के एक रोमांटिक हीरो की अद्भुत कहानी है जो अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था। तो मेरे रिच डैड की नज़र में रॉबिन हुड हीरो नहीं था, वो उसे बदमाश मानते थे। रॉबिन हुड को गुजरे हुए तो लंबा समय गुजर चुका है, परंतु
उसके जो मानने वाले हैं, जो उसके फैंस हैं, वो आज भी जिंदा हैं। न जाने कितनी बार मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि अमीरों को और ज़्यादा टैक्स देना चाहिए और उसे गरीबों में बांट देना चाहिए। रॉबिनहुड का ये जो थॉट था, अमीरों से लेकर गरीबों में बांट दिया गया। गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए ये सबसे ज़्यादा दुख का कारण है। इसी रॉबिनहुड आदर्श के कारण मिडिल क्लास पर टैक्स का इतना भारी बोझ लदा हुआ है। और सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा लगता है वो मिडिल क्लास से आता है, खासकर पढ़े लिखे और ऊंची आमदनी वाले मिडिल क्लास से। और टैक्स के बारे में अगर हम पूरी तरह से समझना चाहें तो हमें थोड़ा सा इतिहास में, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि उनके रिच डैड ने बताया था कि इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगते थे। कभी कभार जो वॉर्स होती थी, युद्ध होते थे, उनका खर्च जुटाने के लिए टैक्स जरूर लगाए जाते थे, जिसके लिए किंग या फिर प्रेसिडेंट सिर्फ कह भर देते थे और हर आदमी उसकी बात मानकर अपना सहयोग अपनी इच्छा से देता था। बाद में सन 1874 में इंग्लैंड ने इनकम टैक्स को अपने सिटीजन्स पर लागू कर दिया और 1913 में कॉन्स्टिट्यूशन के 16वें संशोधन के बाद अमेरिका में भी इनकम टैक्स जो है वो लागू हो गया। एक समय था जब अमेरिकी लोग टैक्स विरोधी हुआ करते थे, पर धीरे धीरे लगभग 50 सालों के बाद लोगों ने वो एक्सेप्ट कर लिया। इसमें एक और बात थी, शुरुआत में ये जितने भी टैक्स थे ये सिर्फ अमीरों पर लगाए गए थे। तो रिच डैडी चाहते थे कि माइक और वो इस बात को ना भूलें, और उन्होंने ये बात साफ कर दी थी कि टैक्स का जो थॉट है वो लोकप्रिय बना ही इसीलिए कि लोगों को लगता था कि इससे अमीरों को सज़ा दी जाती है और मिडिल क्लास और गरीबों को मदद मिलती है। पर वक्त ने इस बात को पलट दिया और आज गरीब भी टैक्स का मारा हुआ है और मिडिल क्लास भी। या यूं गए कि सबसे ज़्यादा जो टैक्स का मारा हुआ है वो है मिडिल क्लास। रॉबर्ट टी कियोसाकी आगे कहना जारी रखते हैं, एक बार सरकार को टैक्स मिल गया तो उन्हें उसके फायदे नजर आ गए और उनकी भूख बढ़ गई। रिच डैडी ने रॉबर्ट टी कियोसाकी को आगे समझाते हुए कहा कि अमीरों ने वक्त के साथ साथ कॉरपोरेशन की ताकत को समझा। एकजुट होकर उन्होंने इस टैक्स को पलट दिया और सारा बोझ उन लोगों के ऊपर डाल दिया जिन लोगों ने कभी इसके सपोर्ट में वोट दिया था, यानी कि गरीब और मिडिल क्लास लोग। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अमीरों का पैसा नहीं था, उनकी समझ थी, उनकी जानकारी थी, उनकी अवेयरनेस थी। उन्होंने अपने पैसे को बचाने के लिए संविधान को समझा, रूल्स को समझा और फिर उनमें कमियां निकाली और फिर किस तरह से उनसे बचा जाए ये सब देख परख के कॉरपोरेशन का सहारा लिया और वो उसमें सफल भी हुए। अमीरों और गरीबों के बीच ये लड़ाई सदियों से चलती आ रही है। अमीरों से वसूलों का जो नारा लगाने वाली भीड़ थी वो हमेशा अमीरों के खिलाफ रही और ऐसी लड़ाइयाँ तब छिड़ती हैं जब किसी एक विशेष वर्ग को ध्यान में रखकर कानून बनते हैं। और ये लड़ाई कब खत्म होगी ये कहा नहीं जा सकता। समस्या यह है कि जो लोग हारते हैं उनमें समझ की कमी है, पर वो ये मानते नहीं। हारने वाले लोग वो हैं जो हर सुबह उठकर तैयार होते हैं और अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत करते हैं और उस पर टैक्स भी देते हैं। अगर वो ये समझ पाते कि अमीर लोग किस तरह से पैसे का खेल खेलते हैं तो वो भी इस खेल को उसी तरह से खेल सकते थे। फिर वो भी गरीबी से आज़ाद हो सकते थे, पैसे के मालिक हो सकते थे और अमीर बन सकते थे। रिच डैड कहते हैं कि इसीलिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जब कोई अपने बच्चे को यह सलाह देता है कि खूब पढ़ो और नौकरी करो। जिस कर्मचारी में पैसे की समझ नहीं है वो बच नहीं सकता। समाज उसके पैसे को हड़प लेगा और उसे गरीबी की ओर धकेल देगा। कहते हैं ना कि उस देने वाले ने तो कोई कमी ना की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। और ये जो मुकद्दर है ये हम अपनी सोच से, अपनी नॉलेज से, अपनी अवेयरनेस से बदल सकते हैं। अमीरी और गरीबी में सिर्फ सोच और समझ का ही फासला है। न हारना जरूरी है न जीतना जरूरी है। अरे ये जीवन का खेल है, इसे खेलना जरूरी है। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि पैसे कमाना भी एक खेल ही है। अगर आप इसे एक खेल की तरह एंजॉय करेंगे तो आप और ज्यादा रिच होते जाएंगे। हर हफ्ते वो निवेश करते हैं और कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। जब जीतते हैं तो उस निवेश को
अगले हफ्ते के लिए सेव कर लेते हैं और जब हारते हैं तो खुद से जीतने वाले की आंख में आंख डालकर कहते हैं ठीक है, अगले सैटरडे फिर मिलते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी की बात से ये समझ में आता है कि पैसा कमाना भी खेल जैसा ही है। अगर आप उसे एंजॉय करते हैं, उसके पीछे नहीं भागते हैं, तो आप धीरे धीरे ही सही पर ग्रो करेंगे और जल्द ही अमीर बन जाएंगे। इंसान गलतियां करता है और उन गलतियों से सीखता है। अमीर बनना भी कुछ वैसा ही है। कभी आप गलती करते हैं और हार जाते हैं, कभी आप उस गलती को सुधारते हैं और जीत जाते हैं। वैसे बचपन से जवानी तक जब भी हम स्कूल्स में पढ़ते हैं या हमारे आसपास भी, बच्चों को गलतियां करना अलाउड नहीं होता। उन्हें कहा तो ज़रूर जाता है कि आप गलती कर सकते हैं, पर जैसे ही बच्चा गलती करता है उसे टोक दिया जाता है, उसे रोक दिया जाता है, उसे डांटा जाता है और धीरे धीरे हमारे मन में ये धारणा बन जाती है कि गलती करना इज़ नॉट अलाउड। पर अगर देखा जाए, हम इंसान गलती करके ही सीखते हैं। हमने आज तक जो कुछ भी अचीव किया है अपनी गलतियों से अचीव किया है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि इन्वेस्टर्स दो तरह के होते हैं। पहले वो जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एक पैकेज में निवेश करते हैं, रिटेल आउटलेट में फ़ोन करते हैं, जैसे एक रियल एस्टेट कंपनी या स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर को, और फिर वो कुछ छोटा छोटा खरीद लेते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड, स्टॉक या बॉन्ड हो सकता है। ये निवेश का एक अच्छा और साफ सुथरा तरीका है और आसान भी है। ये उसी तरह की खरीदारी हो गई जैसे कि कोई कस्टमर कंप्यूटर स्टोर में जाकर शेल्फ पर रखे कंप्यूटर को खरीद ले। वहीं दूसरे तरह के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट को बनाते हैं। वो किसी दूसरे से नहीं खरीदते, वो अपना इन्वेस्टमेंट खुद बनाते हैं। इस तरह के इन्वेस्टर्स आमतौर पर अपने सौदों को असेंबल करते हैं, जिस तरह कंप्यूटर इंजीनियर कंप्यूटर के पुर्जों को असेंबल करते हैं। वो अलग अलग जगहों से सस्ते पार्ट्स लाते हैं और उन पार्ट्स से एक पूरा कंप्यूटर असेंबल करते हैं जो कि उन्हें बहुत सस्ता पड़ता है, और फिर वो उसे महंगे दामों में बेच देते हैं। ठीक उसी तरह से जो दूसरा निवेशक है वो आर्थिक अवसरों के पुर्जों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है। ठीक इसी तरह से जो दूसरा इन्वेस्टर है वो समय को पहचानता है और मौके की नज़ाकत को देखते हुए, अपने कमर्शियल फ़ायदे को देखते हुए चीज़ों को इस्तेमाल करता है। और जो दूसरे किस्म का इन्वेस्टर है, सच में वही प्रोफेशनल इन्वेस्टर होता है। अमीर बनने की राह में, रिच बनने की राह में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस समय पर क्या एक्शन लिया जाए जिससे आपकी किस्मत बदल जाए और आपको नुकसान भी ना हो। अगर आप दूसरे किस्म के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको खास तौर से इन 3 क्वालिटीज़ को अपने अंदर इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के अलावा इन क्वालिटीज़ की भी ज़रूरत होती है। पहला, किस तरह ऐसे मौके को खोजें जो दूसरों को दिखाई नहीं देता। दूसरे लोग अपनी आंखों से उस मौके को नहीं देख पाते, पर आप अपने दिमाग से और अपने एक्सपीरियंस से उन मौक़ों को देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी के एक दोस्त ने एक पुराना घर खरीदा जो देखने में बुरा था। हर एक को हैरत थी कि उसने इसे खरीद क्यों लिया, पर दूसरे जो नहीं देख पाए थे वो उनके दोस्त ने देख लिया था, और वो था घर के साथ 4 खाली ज़मीन के टुकड़े। घर खरीदने के बाद उसने उसे तोड़ा और उन 5 प्लॉट्स को मिलाकर बिल्डर को बेच दिया। इस सारी डील में उसे जो उसने पैसा लगाया था वो तो मिला ही, उसके ऊपर से 3 गुना रकम और मिली। उसने सिर्फ 2 महीने के काम में लाखों रुपए कमा लिए, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर फिर भी देखा जाए कि उन 2 महीनों की मेहनत में अगर वो जॉब में होता तो कितना कमाता वर्सेस उसने इस डील से जो कमाया। दूसरा पॉइंट, पैसा किस तरह से इकट्ठा किया जाए। औसत आदमी बैंक जाता है, पर इस दूसरे किस्म के इन्वेस्टर को ये पता होना चाहिए कि पैसा किस तरह जुटाया जाए और बिना बैंक जाए, बिना लोन लिए किस तरह से पैसा इकट्ठा किया जाए। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उन्होंने भी ये सीखा कि बिना बैंक की मदद लिए घर कैसे खरीदे जा सकते हैं। घर खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पैसा इकट्ठा करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रेयर आर्ट है। अक्सर वो लोगों को ये कहते सुनते हैं कि बैंक मुझे लोन नहीं दे रहा, या मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। अगर आप दूसरे किस्म के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको ये सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ इसीलिए सौदे नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं होता। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को पार कर सकते हैं तो आप एक सच्चे इन्वेस्टर हो सकते हैं और बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। तीसरा पॉइंट,
किस तरह से स्मार्ट लोगों को इकट्ठा किया जाए। ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं जो या तो अपने से ज्यादा समझदार लोगों के साथ काम करते हैं या फिर उन्हें अपने साथ काम पर रख लेते हैं। जब भी आपको सलाह की जरूरत होगी ना, तो यही समझदार लोग आपके सलाहकार का काम करेंगे। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, पर हाँ, अगर आपने मन लगाकर सीखा तो आपको उसके फायदे भी बहुत मिलेंगे। पर हाँ, अगर आपके अंदर इतनी इच्छा नहीं है, आप इतना टाइम नहीं दे सकते, आप उतने अमीर नहीं बनना चाहते, तो फिर आपको पहले किस्म का ही इन्वेस्टर बने रहना चाहिए। आप तो जानते हैं वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आप जो नहीं जानते वही आपका सबसे बड़ा जोखिम है। जोखिम तो हमेशा रहता है, इसीलिए इससे बचने के बजाय इसे मैनेज करना सीखें, तभी आप तरक्की कर पाएंगे और अमीर बन पाएंगे। जब जिंदगी आपको नींबू थमाए तो जल्दी से शरबत बना लो और पी लो। अवसर पहचानना किसी भी इन्वेस्टर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। फाइनेंशियल बुद्धि का मतलब है ज्यादा विकल्प होना। अगर अवसर आपके सामने आ ही नहीं रहे हैं तो फिर आप अपनी गरीबी को सुधारने के लिए और क्या कर सकते हैं। अगर कोई अवसर आपकी झोली में आकर गिर जाए पर आपके पास पैसा ही नहीं है और आप उसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते, ऊपर से बैंक वाले आपको उधार नहीं दे रहे, आप पैसे का कहीं से इंतजाम नहीं कर पा रहे, तो फिर उस मौके का आप फायदा कैसे उठा सकते। मान लीजिए अगर आपका अनुमान जो है वो गलत हो जाए और अगर आप जिसकी उम्मीद करते हैं वो नहीं हो, तो फिर आप क्या करेंगे। कैसे एक छोटी सी चीज को लाखों में बेचेंगे। अगर ये करना आपको आता है तो इसे ही कहते हैं फाइनेंशियल बुद्धि, यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। ज्यादा मतलब नहीं इस बात से। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक नींबू है और उसको लाखों में बेचना है, तो लाखों में बदलने के लिए कितने अलग अलग तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी पैसे की समस्याओं को सुलझाने में कितने क्रिएटिव हैं। ज्यादातर लोग केवल एक समाधान जानते हैं, नींबू निचोड़ो और शरबत बना के पी लो, यानी कि कड़ी मेहनत करो, बचत करो और उधार लो। तो आपको अपनी फाइनेंशियल बुद्धि क्यों बढ़ानी चाहिए। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, क्योंकि आप उस तरह के इंसान होना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद लिखता हो। आप जो हो रहा है उसे होने देते हैं और उसे बेहतर में बदलने की ताकत रखते हैं। ऐसे बहुत कम लोग ये बात समझ पाते हैं कि किस्मत भी हम ही लिखते हैं। जिस तरह की पैसा बनाया जाता है, अगर आप ज्यादा किस्मत वाले होना चाहते हैं और ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो बहुत कड़ी मेहनत करने के अलावा आपको अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को भी तैयार करना होगा, सीखना होगा। अगर आप इस तरह के आदमी हैं जो सही चीज होने का इंतजार करता है, तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। ये तो बस उसी तरह की बात हो गई कि आप गैरेज से गाड़ी निकालने के पहले ये डिसाइड करना चाहते हैं कि भाई अगले 5 मील तक सभी स्ट्रीट लाइट्स ठीक रहेंगी, बर्फ नहीं गिरेगी, एक्सीडेंट नहीं होगा, वगैरह वगैरह। ये चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में है सिर्फ गाड़ी चलाना। ठीक उसी तरह से आपके कंट्रोल में है अपने प्लान्स बनाना, अपनी समझ और सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए। जिस काम से आप एक महान इंसान बन सकते हैं, एक अमीर इंसान बन सकते हैं, क्या वो काम आप चंद पैसों के लिए करेंगे? नहीं ना। सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक घटना का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि 1995 में मैंने सिंगापुर के एक अखबार में इंटरव्यू दिया। अब युवा महिला रिपोर्टर बहुत ही टाइम पे आ गई और इंटरव्यू शुरू हो गया। हम एक बहुत ही बड़ी सी होटल की लॉबी में कॉफ़ी पी रहे थे और मेरा जो सिंगापुर जाने का रीज़न था उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तभी उस रिपोर्टर ने मुझसे कहा, एक दिन मैं भी आपकी तरह एक बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ। मैंने उसके कई राइटअप्स और लेख पढ़े थे और उनसे प्रभावित भी था। वो बहुत अच्छा लिखती थी, बहुत ही साफ। तो मैंने उसे कहा, बिल्कुल आप कर सकती हैं, क्योंकि आप जो लिखती हैं वो बहुत ही बढ़िया है। वैसे कौन सी चीज़ है जो आपको आपके सपनों को पाने से रोक रही है? उसने कहा कि मेरा काम जो है वो कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। हर आदमी कहता है कि मेरे उपन्यास बहुत बढ़िया हैं, पर एक्चुअली होता कुछ नहीं है। इसलिए मैं अखबार में काम कर रही हूँ, कम से कम इससे मेरा खर्च तो चली जाता है। आपके पास कोई सुझाव है क्या इस बारे में? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल है। सिंगापुर में मेरा एक दोस्त है, वो एक स्कूल चलाता है जहाँ लोगों को बाइंग सेलिंग रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। वो सिंगापुर में कई बहुत ही बड़े बड़े कॉरपोरेशंस के लिए सेल्स ट्रेनिंग कोर्स चलाता है और मैं समझता हूँ कि उसके कोर्स में शामिल होने से आपका करियर बहुत ज़्यादा
आगे चला जाएगा। ये बात सुनने के बाद वो थोड़ा सा रूखी हो गई। वो कहने लगी कि मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे ये सब सीखने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा? तो मैंने हाँ कह के सिर हिलाया और फिर उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं सचमुच उसे स्कूल जाने के लिए कह रहा हूँ। मैंने उसे कहा कि इसमें गलत ही क्या है, पर तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अपने शब्द वापस ले लेने चाहिए। उसे मेरी किसी बात का बुरा लग गया था शायद, और अब मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता अगर मैंने उसे कुछ भी सुझाव नहीं दिया होता। उसकी मदद करने की कोशिश में मैंने वो सुझाव दिया था और अब मुझे खुद ही बुरा लग रहा था। उसने कहा कि मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री है, मैं सेल्समैन बनना सीखने के लिए स्कूल क्यों जाऊं? मैं एक प्रोफेशन में प्रशिक्षित होने के लिए स्कूल गई थी ताकि मुझे सेल्समैन ना बनना पड़े। अब वो अपना ब्रीफकेस ताकत से बंद कर रही थी और इंटरव्यू खत्म हो चुका था और उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था कि वो नाराज थी। वहीं कॉफी टेबल पर मेरी एक बेस्ट सेलिंग बुक रखी हुई थी। मैंने उसे उठाया और उस लेडी के द्वारा लिखे गए नोट्स को भी अपने दूसरे हाथ में रखा। मैंने उसे कहा कि क्या आप इसे देख सकती हैं? मैंने उसके नोट्स की तरफ इशारा किया। उसने अपने नोट्स पर नजर डाली। क्या? उसने उलझन में कहा। एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की तरफ जानबूझकर इशारा किया जिस पर उसने लिखा था रॉबर्ट कियोसाकी, बेस्ट सेलिंग लेखक। यहां पर बेस्ट सेलिंग राइटर लिखा हुआ है, ना कि बेस्ट राइटिंग राइटर। तब उसे मेरी बात समझ में आई। लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जब आप रिच बनने की सोचते हैं, रिच बनने की ठानते हैं, अमीर बनने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी बाधाओं को पार करना पड़ता है। तो उनके अनुसार अमीरी की राह में ऐसी 5 बाधाएं हैं जो लोगों को रोकती हैं आगे बढ़ने से। सो पहला कारण है डर, पैसा खोने के डर से पार पाना। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि वो अपनी जिंदगी में ऐसे न जाने कितने अमीर लोगों से मिले हैं जिन्हें पैसे का नुकसान हुआ है पर वो फिर भी अमीर है, पर ऐसे एक भी गरीब इंसान से नहीं मिले हैं जिसने अपनी एक तमड़ी भी खोई है अमीर बनने की राह में, इन्वेस्टमेंट की राह में। पैसा खो जाने का डर बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही स्वाभाविक है। ये हर इंसान को होता है, अमीरों को भी होता है, गरीबों को भी होता है। पर प्रॉब्लम डर नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप इस डर का सामना किस तरह से करते हैं। पैसा खोने के बाद की स्थिति से, उसकी सिचुएशन से किस तरह से बाहर आते हैं, आप अपनी असफलताओं को किस तरह से ट्रीट करते हैं, ये आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी लाइफ में केवल पैसे के बारे में नहीं है बल्कि हर चीज के बारे में है। एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी के बीच का जो अंतर होता है वो बस यही होता है कि अमीर आदमी अपने डर से किस तरह से जीतता है और गरीब आदमी अपने डर से किस तरह से हार जाता है। लोगों के पैसा खोने का डर ठीक वैसा ही है जैसे कि मोटरसाइकिल से गिरने पर चोट लगने का डर। उस चोट लगने के डर से ज्यादा एक्साइटमेंट आपको उस बाइक को चलाने का होता है और उसी एक्साइटमेंट में, उसी खुशी में आप बाइक चलाना सीख लेते हैं। ठीक वैसे ही पैसे के खोने के डर से ज्यादा उसे अर्न करने की खुशी अगर आपको हो तो आप धीरे धीरे प्लान वे में एसेट्स पर ध्यान देंगे, उन्हें खरीदेंगे और एक वक्त पर अमीर बन जाएंगे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग यूं जुड़ते गए और कारवां बनता गया। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि पैसा मेरे लिए काम करे और मैं पैसे के लिए काम ना करूं। मेरा ये पहला सबक दरअसल ताकत के बारे में है। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप ताकत को अपने बॉस के हाथ में दे देते हैं, या आप जिसके लिए काम कर रहे होते हैं आप अपनी आज़ादी उसके हाथ में दे देते हैं। अगर आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो आप अपने पैसे के, अपने काम के, अपनी जिंदगी के खुद मालिक होते हैं। एक बार हमें हमारे लिए काम करने वाले पैसे की ताकत का ज्ञान हो जाए, फिर हमें पैसे के लिहाज से स्मार्ट हो जाना चाहिए और हमें डराने वाले लोगों से निपटने के लिए रास्ते ढूंढ लेने चाहिए। पर ऐसा करने के लिए आपको कानून की समझ होनी चाहिए, अपने आसपास की समझ होनी चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है इस बात की समझ होनी चाहिए और सिस्टम कैसे काम करता है इसकी भी समझ होनी चाहिए। अगर आप अवेयर नहीं हैं, मतलब नॉलेजेबल नहीं है, अज्ञानी हैं, आप केयरलेस हैं, अपनी चीज़ों को समझना नहीं चाहते, तो आपको बड़ी आसानी से डराया और हराया जा सकता है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं और मुसीबत कैसी है और उसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो आपको आसानी से डराया नहीं जा सकता। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैडी हमेशा उन्हें ये कहा करते थे कि स्मार्ट बनो ताकि तुम्हें
कोई भी कहीं से भी आके धक्का ना दे जाए। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बस इसी उसूल को अपनाया था। वो कानून जानते थे क्योंकि वो कानून का आदर करते थे। वो कानून जानते थे क्योंकि कानून न जानना बहुत महंगा साबित हो सकता था। अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं तो आप किसी से भी उलझने से नहीं डरेंगे। आप किसी के भी सामने अपनी बात रखने से नहीं डरेंगे, चाहे आपका मुकाबला विश्व के सबसे ताकतवर आदमी से ही क्यों ना हो। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी के जो पुअर डैड थे वो हमेशा उन्हें मोटिवेट करते थे कि वो कुछ भी करके एक अच्छी सी नौकरी कर लें, कॉरपोरेशन में किसी ऊंचे पद पर चले जाएं। और यही बात जब रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने रिच डैड से शेयर की तो वो हंसे और उन्होंने कहा कि उस कॉरपोरेट लैडर पर चढ़ने की बजाय क्यों ना उसका मालिक ही बन जाया जाए। बचपन में रॉबर्ट टी कियोसाकी को यह समझ नहीं आया था कि कॉरपोरेशन के मालिक होने से रिच डैड का क्या मतलब था। पर मुद्दे की बात यह है कि अगर रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड नहीं होते तो वो अपने पुअर डैड की बात मानकर किसी जगह नौकरी कर रहे होते। उनके रिच डैड ने बार बार याद दिलाया कि भीड़ के साथ चलने की जरूरत नहीं है, अपनी सोच रखो, अपनी समझ रखो और फिर अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करो। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी कहानी कहते हैं कि जब तक मैं 25 साल का हुआ तब तक मेरे रिच डैड की सलाह मुझे समझ नहीं आती थी। उन्होंने कुछ दिन पहले ही मरीन कॉर्प्स छोड़ी थी और जेरोक्स कंपनी के लिए काम कर रहे थे। वहाँ उन्हें बहुत पैसा मिल रहा था, पर बार बार अपनी तनख्वाह को चेक करते थे और हमेशा निराश होते थे। टैक्स इतना ज़्यादा कटता था कि उन्हें और ज़्यादा काम करना पड़ता था अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। धीरे धीरे वो सफल होने लगे, सक्सेसफुल होने लगे। तो उनके जो बॉसेस थे उन्होंने उनको प्रमोशन दी और सैलरी बढ़ा दी। उन्हें ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा और जैसे ही उन्होंने अपनी ये बात अपने रिच डैड से शेयर की तो उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम्हारे बॉस अमीर बन रहे हैं, तुम्हारी कंपनी अमीर बन रही है, तुम किसके लिए काम कर रहे हो, तुम किसे अमीर बना रहे हो। तो बस 1974 में जेरोक्स के कर्मचारी के रूप में ही उन्होंने अपना पहला कॉरपोरेशन बनाया और अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया। पहले से ही उन्होंने संपत्ति वाले कॉलम में कुछ चीज़ें लिख रखी थी और खरीद रखी थी, पर अब उन्होंने ये ठान लिया था कि उन्हें और ज़्यादा बढ़ाना है, उन्हें अपने एसेट्स और बढ़ाने हैं और अपनी लायबिलिटीज़ को और कम करना है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जैसे जैसे रॉबर्ट टी कियोसाकी पैसे को समझते गए, इसके गणित को समझते गए, इसके व्यवहार को समझते गए, उन्हें अपने रिच डैडी की सलाह समझ में आने लगी। एक बार उन्होंने अपने काम से काम रखने की ठान ली और अपनी संपत्तियां, अपने एसेट्स बढ़ाने शुरू कर दिए और एक बेहतरीन कर्मचारी बन गए। उनके पास अब एक लक्ष्य था। वो सुबह जल्दी जाते थे, मेहनत से काम करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाते थे और अपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे। और वो दौर भी ऐसा था कि उस समय नई नई चीज़ें, नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे थे जिसमें संभावनाएं तलाश की जा सकती थी। तो उन्होंने जेरोक्स मशीनें बेची। जितनी ज़्यादा वो मशीनें बेचते उन्हें उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता, लेकिन वो फ़ायदा उनकी जेब में नहीं जाता, वो फ़ायदा जाता कंपनी को और रॉबर्ट टी कियोसाकी की जेब से कटता था टैक्स। ये बहुत ही मोटिवेशनल था। इस सिचुएशन में लोग हताश हो जाते हैं, पर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इसको पॉजिटिवली लिया और वो इस नौकरी के जाल से बाहर निकल आए। वो ये समझ गए थे कि उन्हें किस तरह से बाहर आना है, पर जल्दबाजी में उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी। धीरे धीरे सिर्फ 3 साल के समय में ही उन्होंने जेरोक्स कंपनी की तुलना में अपने छोटे से कॉरपोरेशन कंपनी से ज़्यादा कमाना शुरू कर दिया था। और उनका कॉरपोरेशन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाली कंपनी थी और वो पैसा जो कि वो अपने एसेट से कमा रहे थे वो उन्हीं के लिए दोबारा काम कर रहा था। अब उन्हें फोटोकॉपियर बेचने के लिए दरवाजे दरवाजे जाने की ज़रूरत नहीं थी। अपने रिच डैडी की सलाह से उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। जल्दी ही उनकी प्रॉपर्टीज से आने वाले कैश फ्लो में इतना ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई कि उनकी कंपनी ने उनके लिए पहली कार खरीद के दी। उनकी पुरानी कंपनी जेरोक्स के लोगों को लगा कि वो अपना कमीशन बेच रहे हैं, परंतु ऐसा था नहीं। उन्होंने अपने कमीशन को अपने एसेट्स में कन्वर्ट कर रखा था। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उनका एक एक रुपया उनके एक एक एम्प्लॉय जैसा उनके लिए काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही जगह पर इन्वेस्ट किया था। अपने रिच डैड से सीखे गए सबक के कारण वो इस चूहा दौड़ के मिथक से बाहर आ गए थे और कम उम्र में ही एक एम्प्लॉयर बन गए थे। स्कूल्स में पढ़ाया जाता है कैसे एम्प्लॉय बने, पर
अपने रिच डैड की बात मानकर वो एक एम्प्लॉयर बने। और ये सब पॉसिबल हुआ पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करने की समझ से, पैसे को मैनेज करने की समझ से, फाइनेंशियल लिटरेसी से। बहुत सारी मुश्किलें आई पर अपनी सूझबूझ से और अपनी अवेयरनेस से, अपने नॉलेज से रॉबर्ट टी कियोसाकी उन मुश्किलों से आगे बढ़ते गए और लोग उनको फॉलो करने लगे। वो जब भी फाइनेंशियल सेमिनार्स में दूसरों को सिखाने को जाते, उनको अपनी बात बताते, तो वो हमेशा कहते कि फाइनेंशियल आईक्यू स्पेशलाइजेशन के 4 बड़े फील्ड से आने वाले ज्ञान का मिक्सचर है, नॉलेज का मिक्सचर है। सो वो 4 फील्ड्स कौन कौन सी हैं? पहला है अकाउंटिंग। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जिसे मैं फाइनेंशियल साक्षरता कहता हूं, एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, साम्राज्य बनाना चाहते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जितने ज्यादा पैसे के लिए जिम्मेदार होंगे, उतना ही ज्यादा आपको बारीकी से नॉलेज होने की जरूरत है, नहीं तो आपका जो साम्राज्य है, आपका जो एम्पायर है, वो ताश के पत्तों की तरह रह जाएगा। इस योग्यता, इस क्वालिटी की वजह से आप किसी भी बिजनेस की जो कमजोरियां हैं, वीक पॉइंट्स हैं, और उसकी जो प्लस पॉइंट्स हैं, उन्हें पहचान सकते हैं। दूसरा फील्ड है जो इंपॉर्टेंट है, वो है इन्वेस्टमेंट, जिसे वो पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान कहते हैं। इसमें तकनीकें, रणनीतियां, स्ट्रैटेजीज, फॉर्मूले, इन सब की जरूरत होती है। तीसरा है बाजार की समझ, मार्केट की समझ, डिमांड एंड सप्लाई का साइंस। बाजार के तकनीकी पहलुओं को जानने की जरूरत है जो कि भावनाओं द्वारा संचालित होते हैं। जी हाँ, मैक्सिमम जनता इमोशनल होकर चीजें करती है और उसका फायदा उन लोगों को होता है जो कि दिमाग से सोचते हैं, खास करके पैसे के बारे में। चाहे वो गाड़ी खरीदना हो, घर खरीदना हो, या कोई भी सुख सुविधाएं हो, ये सारी चीजें इमोशन से होती हैं और फायदा हमेशा दूसरे व्यक्ति को होता है जो इन्हें बेच रहा होता है। और चौथी फील्ड है कानून, लॉ। उदाहरण के तौर पर अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट और बाजारों की तकनीकी दक्षताओं के सारे कॉरपोरेशन की जो क्षमता थी वो बहुत बढ़ गई थी। कोई भी आदमी जिसे कॉरपोरेशन के द्वारा दिए जाने वाले टैक्स के फायदों और सुरक्षा का ज्ञान हो, वो बहुत तेजी से तरक्की कर सकता है और अमीर बन सकता है। पर वैसा करना जो कि किसी नौकरीशुदा कर्मचारी के लिए पॉसिबल नहीं है। उन दोनों में उतना ही डिफरेंस होगा जितना कि एक पैदल चलने वाले इंसान में और एक उड़कर जाने वाले में होता है। ये अंतर बहुत ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अपने रिच डैड की गाइडेंस को फॉलो करते हुए रॉबर्ट टी कियोसाकी एक सक्सेसफुल इंसान बने, जिन्हें दुनिया फॉलो करती है और जिनकी लिखी बातें पढ़कर और जिनकी बातें सुनकर लोग आज भी मोटिवेट होते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई है तो इसे हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ये भी बताइए कि आप कौन सी बुक्स की समरीज सुनना पसंद करेंगे, और हाँ, हम अपनी इन समरीज को और बेटर कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में भी आप फीडबैक हमें दे सकते हैं।